Now we started from transforming principle. Frederick Griffith conduct experiment to show transforming principle in bacteria. सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया गया फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के द्वारा. इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बैक्टीरिया के अंदर कंडक्ट करवाया. ही कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन माइस, और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक माइस पर किया. निमोनिया बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इन्होंने एक बैक्टीरिया को लिया और दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन 2 स्ट्रेन. यहाँ ये समझने वाली बात है, आप थोड़ा अच्छे से समझें इसको, कि जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ थे उन्होंने डीएनए किस प्रकार से ट्रांसफर हो जाता है, डीएनए अपने आप को किस तरीके से, क्योंकि वो एक जेनेटिक मटेरियल है, ये बाद में सिद्ध हुआ, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उसने वहाँ उस एक्सपेरिमेंट में इस प्रकार से दिखाई जिससे ये रिजल्ट निकल कर आया. उन्होंने एक्सपेरिमेंट इस तरीके का किया. फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने एक माइस लिया, एक चूहिया ली, और उसके ऊपर उन्होंने निमोनिया बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, उसको बैक्टीरिया को लिया उन्होंने, और यह बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन 2 स्ट्रेन. 2 प्रकार से ये स्ट्रेन में पाया जाता है ये बैक्टीरिया. वन इज विरुलेंट, जिसकी की आकृति कैसी होती है, स्मूथ स्ट्रेन वाला, ये एक बैक्टीरिया होता है. दूसरा लिया उन्होंने नॉन विरुलेंट, रफ प्रकार का स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया. द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल एंड इज पैथोजेनिक. एस स्ट्रेन वाला, स्मूथ स्ट्रेन यानी एस स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन यानी आर स्ट्रेन, आप इसे ध्यान देंगे. तब एज स्ट्रेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल, जो एज स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है वो कैप्सूल प्रोड्यूस करता है और इज पैथोजेनिक, और वो पैथोजेनिक था. आर स्ट्रेन लैक कैप्सूल और नॉन पैथोजेनिक था. आर स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था वो नॉन पैथोजेनिक था. इस प्रकार का जब उन्होंने इंजेक्ट करवाया एक माउस पर, रफ स्ट्रेन जो नॉन विरुलेंट था, यानी जो कम मारक था, या जिसके डालने पर, जिस बैक्टीरिया के शरीर के अंदर डालने पर मारक क्षमता नहीं थी उसकी, नॉन विरुलेंट था, जो मारता नहीं था, उस प्रकार का एक बैक्टीरिया रफ स्ट्रेन वाला उन्होंने इंजेक्ट करवाया माउस के अंदर. तब माउस जो है जीवित रहा. इसके बाद स्मूथ स्ट्रेन वाला जो विरुलेंट था, उस प्रकार का बैक्टीरिया उन्होंने लिया और माउस में इंजेक्ट कराने पर माउस जो है मर गया. हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन. अब उसके बाद उन्होंने हीट से किल्ड कर दिया, मार दिया, और मार के स्मूथ जो स्ट्रेन थे, यानी एज स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लेके उन्होंने इसके अंदर डाल दिया माउस के अंदर, और माउस फिर भी जीवित था. अब उन्होंने क्या किया, रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन वाले दोनों बैक्टीरिया लिए उन्होंने. रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन दोनों बैक्टीरिया ले लिए, और हीट से जो है किल्ड कर दिया था स्मूथ स्ट्रेन को. लेकिन स्मूथ स्ट्रेन वाले हीट किल्ड से मरे या नहीं मरे, हीट के द्वारा, गर्मी के द्वारा, किसी प्रकार से ताप के द्वारा उसे मारने की कोशिश की गई. इस प्रकार के विरुलेंट बैक्टीरिया लिए गए, और रफ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया दोनों का एक सोल्यूशन बनाकर इंजेक्ट जब किया गया, तब देखा कि माउस जो है डाई कर गया, माउस जो है मर गया. इसका रिजल्ट क्या निकाला उन्होंने, when the R strain means rough strain are injected into the mouse, it is non-pathogenic. R strain non-pathogenic था, does not cause pneumonia, ये निमोनिया को कॉज नहीं करता था. सो माउस कंटिन्यू टू लीव, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा कि माउस जिंदा रहा. when the as strain are injected, as strain आपको पता है ये विरुलेंट प्रकार का है, यानी ये निमोनिया को कॉज कर देगा, निमोनिया बना देगा, निमोनिया बढ़ा देगा माउस के शरीर में, और माउस इसके कारण मर जाएगा, चूहा इसके कारण मर गया. when heat killed as strain are injected, as strain ध्यान दें आप, निमोनिया को कॉज करने वाला बैक्टीरिया है,
लेकिन उसे क्या किया, हीट से किल्ड कर दिया उस बैक्टीरिया को। As strain are injected in the mouth that goes does not cause pneumonia, और इसके कारण निमोनिया नहीं हुआ। The mouse continued to live, अब माउस जो है जीवित था, लेकिन जब उन्होंने हीट किल्ड एज स्ट्रेन, जैसा कि ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, एज स्ट्रेन हीट किल्ड वाले ले लिए, आर स्ट्रेन मिक्स्ड कर दिए और इंजेक्ट कर दिया माउस में, तब निमोनिया कॉज हुआ, निमोनिया हुआ उस माउस को और माउस जो है डाई हो गया, मर गया। ये किन कारणों से हुआ, इसका कंक्लूजन निकाला उन्होंने एक्सपेरिमेंट का कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे had been transformed by the heat killed as strain बैक्टीरिया, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थे वो ट्रांसफॉर्म कर गए, बदल गए heat killed as strain bacteria के अंदर। The transformation of R strain to as strain is due to transfer of genetic material, genetic material के transformation के कारण R strain as strain में बदल गए, और the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment, लेकिन बायोकेमिकल जो नेचर किस प्रकार से ये बदलाव हुआ इसको ये समझा नहीं पाया एक्सपेरिमेंट। नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया गया, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब एक नया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन प्रिंसिपल आया, ये दिया ऑसफोर्ड एवेरी ने, कोलिन मैकलॉर्ड ने और मैकलिन एमसी कार्ती ने। 1933 और 44 के बीच इसे दिया गया, वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका बायोकेमिकल नेचर जानने की कोशिश की गई। दे प्यूरिफाइड बायो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हीट किल्ड स्ट्रेन, हीट किल्ड एज स्ट्रेन से उन्होंने प्यूरिफाइड करके बायोमोलिक्यूल्स बाहर निकाले। हीट किल्ड जो एज स्ट्रेन था उसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या पाया गया, उसे देखा, प्रोटीन था, डीएनए था और आरएनए था। इन तीनों बायोमोलिक्यूल्स को बाहर निकाल लिया गया। They added digestive enzyme of each to see which one could transform live R cell to S cell. अब उन्होंने एक बाउल में प्रोटीन रख दिया, एक बाउल में डीएनए रख दिया, एक बाउल में आरएनए रख दिया और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम मिला दिए। इसके बाद उन्होंने देखा कि हीट किल्ड एज स्ट्रेन जो थे वो प्रोटीएज और लाइव आर स्ट्रेन के साथ बदल गए, ट्रांसफॉर्म हो गए आर स्ट्रेन टू एज स्ट्रेन। एज स्ट्रेन यहाँ पर हीट किल्ड है, ये ध्यान दें आप, एज स्ट्रेन हीट किल्ड होने के बाद, लेकिन लाइव आर स्ट्रेन है तो आर स्ट्रेन बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया आर स्ट्रेन, किसमें, एज स्ट्रेन में। आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट था, एज स्ट्रेन विरुलेंट है यानी मारक है। हीट किल्ड एज स्ट्रेन लिया गया, आरएनए लिया गया और लाइव आर स्ट्रेन, ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन, ये फिर बदल गए आर स्ट्रेन एज स्ट्रेन में। हीट किल्ड एज स्ट्रेन लिए, डीएनए लिए, लाइव आर स्ट्रेन लिया, अनेबल टू ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन टू एन स्ट्रेन। अब यहाँ पर अयोग्य हुए ये आर स्ट्रेन एन एस स्ट्रेन में बदलने के लिए। क्या कारण रहा इसके लिए? Conclusion of this experiment is that कि protein of heat killed as strain is not the genetic material. Heat killed के कारण protein जो है as strain is not the genetic material. जब प्रोटीन का हीट किल्ड किया गया तब हमने ये देखा कि एज स्ट्रेन में, आर स्ट्रेन में नहीं बदले हैं क्योंकि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सो RNA of heat killed as strain is not the genetic material. दूसरी प्लेट में, दूसरे बाउल में हमने ये पाया कि RNA भी नहीं है जेनेटिक मटेरियल। सो इन थर्ड, DNA of heat killed as strain, जिसमें डीएनए थे एज स्ट्रेन वाले, उन्हें जब हीट किल्ड किया तब पाया कि वो बदल गया है तो वही जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा सिद्ध किया एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। बिकॉज डीएनए डाइजेस्ट विथ डीएनए मिक्स्ड विथ आर स्ट्रेन,
unable to transform R strain to S strain. But all biologists are not convinced. लेकिन सारे जो biologist थे वो इस प्रयोग से convinced नहीं हुए, यानी उन्हें ये कुछ समझ में नहीं आया. नेक्स्ट, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. अब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे समझ में आया? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इज प्रूव्ड बाय एल्फ्रेड हर्शे. एल्फ्रेड हर्शे एक नए और मार्था चेजे, दो साइंटिस्ट आए और इन्होंने प्रूव किया, अच्छे से प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. और उन्होंने एक प्रयोग किया. They worked on the virus that infect bacteria is called bacteriophage. उन्होंने एक ऐसे वायरस पर प्रयोग किया जिसे इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया और उसे कहा बैक्टीरियोफेज. During infection, the bacteriophage first attach the bacteria cell wall. सबसे पहले इन्फेक्शन के समय बैक्टीरिया की सेल वॉल पर वह जाकर चिपक गया वायरस. It insert its genetic material into bacterial cell और इसने अपना जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरियल सेल में डाल दिया. इस प्रकार से the viral genetic material became part of the bacterial genome. अब जो वायरल जेनेटिक मटेरियल है वो अब पार्ट हो गया बैक्टीरियल जीनोम का. इट मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल यूजिंग होस्ट कंटेंट. और इस प्रकार से कई सारे वायरस के पार्टिकल को इस होस्ट कंटेंट में बैक्टीरिया की बॉडी में डाला गया. हर्शे एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर्ड द बैक्टीरिया. अब हर्शे और चेज ने ये काम किया, ये देखने की कोशिश की कि वो क्या था जो वायरस की बॉडी में एंटर हुआ, वो प्रोटीन है या डीएनए. तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया? दे ग्रू सम वायरस ऑन ए मीडियम हैविंग रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस. रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस के साथ उन्होंने कुछ वायरस को मीडियम पे ग्रू किया. सम अदर ऑन मीडियम हैविंग रेडियोएक्टिव सल्फर. और कुछ को उन्होंने ग्रो किया रेडियोएक्टिव सल्फर पर. वायरस ग्रो इन रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस हैव रेडियोएक्टिव डीएनए. वो वायरस जो ग्रो कर गए थे रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस पर, उनके पास था रेडियोएक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियोएक्टिव प्रोटीन. लेकिन उनके पास रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं था. बिकॉज फॉस्फोरस प्रेजेंट इन डीएनए नॉट इन प्रोटीन. क्योंकि फॉस्फोरस जो था कहाँ प्रेजेंट था? डीएनए के अंदर, प्रोटीन के अंदर नहीं था. वायरस ग्रो इन रेडियोएक्टिव सल्फर हैव रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोटीन नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए. वायरस जो ग्रो कर गए रेडियोएक्टिव सल्फर पर हैव रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए. उनके पास रेडियोएक्टिव डीएनए नहीं था. सल्फर प्रेजेंट इन प्रोटीन बट नॉट इन डीएनए. और सल्फर कहाँ मिला? प्रोटीन के अंदर, लेकिन डीएनए के अंदर नहीं मिला. डायग्राम के द्वारा समझेंगे हम. Protein coats of phases are radioactively labeled. जब बैक्टीरिया की बॉडी में इस प्रकार से रेडियोएक्टिव फेज वाले जो बैक्टीरिया डाले गए, फेजेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया विद जेनेटिक मटेरियल, तब देखा कि नो रेडियोएक्टिव एंटर सेल. तब कोई रेडियोएक्टिव बॉडी जो है, सेल जो है अंदर एंटर नहीं हुई. डीएनए ऑफ फेजेस इज रेडियोएक्टिवली लेबल्ड. जब डीएनए का जो पार्ट है उसे जब रेडियोएक्टिव लेबल्ड किया गया, डीएनए के जो अंदर का पार्ट है इसे जब रेडियोएक्टिव फेज से लेबल्ड किया गया और फेज इन्फेक्ट बैक्टीरिया विद जेनेटिक मटेरियल, और सब जेनेटिक मटेरियल के साथ इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया गया, तब देखा गया कि रेडियोएक्टिविटी एंटर सेल. तो रेडियोएक्टिविटी सेल के अंदर एंटर कर गई थी. रेडियोएक्टिव ऊपर हमने जो है प्रोटीन कोट रखा था, हमने प्रोटीन कोट को रेडियोएक्टिव किया था, तब हमने इसे इंजेक्ट किया था, तब रेडियोएक्टिव पार्ट अंदर हमें बैक्टीरिया के नहीं मिला. लेकिन जब हमने केवल डीएनए फेज को ही रेडियोएक्टिव पार्ट बनाकर हमने जब डाला, तब हमने देखा कि रेडियोएक्टिव पार्ट ही अंदर एंटर हुआ है. यानी वह पार्ट जो कि अंदर एंटर हुआ वह डीएनए था.
radioactive phase were allowed to infect E. coli bacteria. The phases transfer the genetic material to bacteria. The viral coat were separated from the bacteria surface by blender. जो वायरल कोट्स थे, जो प्रोटीन के बने हुए थे, वो बैक्टीरिया के बाहर ही रह गए और द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय सेंट्रीफ्यूगल मशीन. सेंट्रीफ्यूगल मशीन के द्वारा ही बाहर ही उसे रोक दिया गया. ऑब्जर्वेशन. Bacteria infected with virus that had radioactive DNA were radioactive. No radioactivity in the supernatant. Bacteria infected with virus that had radioactive protein were not radioactive, but radioactivity found in supernatant. यानी जो बैक्टीरिया की जो बॉडी थी उसको अगर बाहर, यानी जो प्रोटीन की जो वायरस की बॉडी है वो बाहर से प्रोटीन की बनी है, अगर उसे हमने रेडियोएक्टिव करके अगर हमने बैक्टीरिया की बॉडी में डाला है, तब हम देखेंगे कि वहां पर रेडियोएक्टिविटी सुपर नेटेंट नहीं मिले हैं. कंक्लूजन ये हुआ कि डीएनए इज द इन्फेक्टिंग एजेंट. डीएनए एक ऐसा इन्फेक्टिंग एजेंट है जो एक स्थान से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इन्फेक्शन ले जाता है, ट्रांसफॉर्म करता है. दैट मेड द बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव. हैंस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नॉट द प्रोटीन. इससे प्रूफ हुआ कि डीएनए ही एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन ऐसा जेनेटिक मटेरियल है, या प्रोटीन कोई ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कि इधर से उधर ट्रांसफॉर्म होता है. क्राइटेरिया फॉर द जेनेटिक मटेरियल. अब जेनेटिक मटेरियल के लिए क्राइटेरिया क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका. सबसे पहले डीएनए को जेनेटिक मटेरियल इसलिए कहा गया क्योंकि इट शुड बी एबल टू जनरेट, कि वह जनरेट कर सके, यानी अपने जैसा स्वयं बना सके, यानी उसमें रेप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल में. दूसरा, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल. सबसे बढ़िया कि वो जो है केमिकली यानी रासायनिक कोई क्रिया उसके ऊपर की जा रही है तो वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर वो नष्ट नहीं होना चाहिए, उसका क्षरण नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से वो खत्म नहीं हो जाना चाहिए. इट शुड प्रोवाइड स्लो चेंजेस दैट रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन. और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, डीएनए के अंदर म्यूटेशन की चेंजेस भी होते रहना चाहिए, यानी सेम एज डीएनए जैसा पेरेंट्स का है, ऐसा का ऐसा डीएनए सेम एज डीएनए बेबीज का नहीं होना चाहिए. इसके अंदर स्लो चेंजेस, इट शुड प्रोवाइड स्लो चेंजेस, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए जिसके कारण इवोल्यूशन होगा, यानी जीवित संतानों में निरंतर भिन्न भिन्न आकृति प्रकृति बनी रहे, जिसके कारण पीढ़ी में निरंतरता बनी रहे. इसे ही हम इवोल्यूशन कहते हैं. और ये इवोल्यूशन हमारे डीएनए के जो जेनेटिक मटेरियल में स्लो चेंजेस होती रहती हैं. इसलिए आप देखेंगे एक समान माता पिता की संतानें सेम एज पिता जैसी नहीं होती, सेम एज माता जैसी नहीं होती, या दो भाई बहन समान अगर ट्विंस हैं तो वो एक जैसे होंगे, नहीं तो ट्विंस में भी बहुत कुछ परसेंटेज में चेंजेस पाए गए हैं, कुछ बदलाव, कुछ अलग पाया गया है. इस प्रकार से केवल क्लोन्स ही ऐसा होता है जिसके अंदर सेम डीएनए एक रेप्लिकेट करता है, सेम डीएनए दूसरी बॉडी को बनाता है, तब उसे हम क्लोन कहेंगे. वरना जनरेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो डीएनए का स्लो चेंजेस होता है, म्यूटेशन होता है, इसके कारण ही इवोल्यूशन बना रहता है. प्रकृति में निरंतर परिवर्तन इस डीएनए के स्लो चेंजेस के कारण ही हमें पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देती है. It should be able to express itself in the form of Mendelian character. Mendelian character के समान अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता भी होनी चाहिए. Protein does not fulfill the criteria, hence it is not the genetic material. और इस प्रकार से प्रोटीन किसी प्रकार से ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, इसलिए प्रोटीन को कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं कहा गया. सो RNA एंड DNA फुलफिल दिस क्राइटेरिया. और RNA और DNA ये सभी ऊपर जो लिखे गए हैं वो सभी क्राइटेरिया को फुलफिल किया,
गया, इसलिए आरएनए और डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बताया गया। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के रेप्लिकेशन यानी रेप्लिकेट होना यानी अपने समान दूसरा डीएनए का बनना। It is the process by which DNA produce the exact copy of the original DNA. रेप्लिकेशन में ये एक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए बनाता है एग्जैक्ट कॉपी, अपने जैसी समान कॉपी। इन यूकेरियोट्स डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन डीएनए में यूकेरियोट्स में होता है, जो प्रोकैरियोट्स होता है उनमें तो सेम एज एग्जैक्ट कॉपी होती है, लेकिन यूकेरियोट्स जो होते हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। The two strands are complementary to each other because of their base sequences. So semi-conservative method of DNA replication, इसमें semi-conservative method है DNA का replication का। It is most common method of DNA replication. It take place in the nucleus where the DNA is present. Replication take place in the S phase of the cell cycle. जब S phase cell cycle का होता है तब ये DNA का replication होता है, और deoxyribose nucleotide needed formation of new DNA strand are present in nucleoplasm, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यू डीएनए स्ट्रैंड जब बन रहा होता है तब इस प्रकार से रेप्लिकेशन होता है। एक ओल्ड स्ट्रैंड बनता है और एक न्यू स्ट्रैंड साथ में बनता है, और इस प्रकार से एक ओल्ड और एक न्यू, इस प्रकार से नए स्ट्रैंड बनते हैं और ये नए स्ट्रैंड बनकर रेप्लिकेट होते हैं। At the time of replication, two strands of DNA separate, और रेप्लिकेशन के इस समय दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट होते चले जाते हैं। Each strand act as a template for the formation of new strand, और हर स्ट्रैंड दूसरे के लिए एक टेम्पलेट का काम करता है, उसके समान। ए जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेंगे, इस तरीके से एक दूसरे के साथ टेम्पलेट करके एक साथ जुड़कर आगे नया और एक पुराना दो रिबन लाइक स्ट्रक्चर, दो जो है डीएनए सेपरेट, डीएनए अपने आप में सेपरेट होकर नया डीएनए रेप्लिकेट करता है। A new strand is constructed on each old strand, और एक नया स्ट्रैंड हमेशा कंस्ट्रक्ट होता है एक ओल्ड स्ट्रैंड की पट्टी के साथ। Hence, two exactly identical double-stranded DNA molecules are formed. In each new DNA molecule, one strand is old and other one is newly formed. Hence, Watson and Crick describe this method as semi-conservative replication. और इसे वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्क्राइब किया, ये प्रकार का मेथड कहलाया सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन।